कि हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और आज अपना टॉपिक है हुक्स लॉ। जी हाँ, हुक्स लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार है, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड ये एप्लीकेशन है या फिर उसी का एक लॉ दिया गया है। ठीक है, बार बार कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तब जाकर के छोटा सा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो कि बड़े बड़े एप्लीकेशन और बड़े बड़े प्रैक्टिकल फिनोमिना को समझा देता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसे, समझेंगे इसे। तो उससे पहले ये बता देते हैं कि लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए क्या कहें कि लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था 3 लोगों के बारे में। पहला क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रेस पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ लिया था स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस जो था वो 3 तरह का था, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल था, शेयरिंग स्ट्रेस था एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। 3 तरह का स्ट्रेन भी था। जी हाँ, बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, हाँ, ये भी है कि इसके दो सब पार्ट भी थे। कौन कौन से? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। सो दैट डजंट मैटर, मेन जो पार्ट है वो ये है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक, ओके। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि अब हमें 3 तरह के कांस्टेंट पढ़ने हैं। वो कौन से कांस्टेंट है, क्या है, सारी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं, 3 तरह के स्ट्रेन भी है और 3 तरह के कांस्टेंट भी आने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुक्स लॉ का डेफिनेशन लिखा मैंने, तीनों एक ही जैसे डेफिनेशन, लेकिन समझने का थोड़ा वे अलग होगा तीनों में, इसलिए मैंने 3 अलग अलग पहले ही लिखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। ठीक है, चलिए क्या कहना चाहता हूं मैं, सबसे पहले ये भी एक याद दिलवा देता हूं कि वो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा, कोई भी जो मटेरियल या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा जो फोर्स लगाया उस पर। फोर्स कौन सा? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या होता है? जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को हम यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ शेप और उसकी साइज में कुछ चेंज हुआ है, और उस चेंज को मान लो कुछ भी चेंज आया होगा और फिर मैंने फोर्स हटा लिया, फोर्स हटाने के बाद अगर वो तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करता है, दैट इज व्हाट? इलास्टिसिटी। करेक्ट। चलिए, जैसे कि ये मैंने बताया था कि ये रबर है, रबर बैंड। ठीक है, छोटा सा क्या है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसे पुल किया फोर्स लगा करके, क्या होगा, इसमें स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा, ये फोर्स हटाऊंगा, तो क्या होगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहेगा। क्यों? देयर विल बी ए रीस्टोरिंग फोर्स विच ऑलवेज ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ड्यू टू विच वी हैव द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस क्या था? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया था। ठीक है, विच विच वी नो। ओके, अब क्या है कि इससे पता चलता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई किया तो थोड़ा सा इसमें डिफॉर्मेशन आएगी, थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेन। स्ट्रेस कम किया, स्ट्रेन भी कम हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया। ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई किया किया किया, चलो इसको ढक्कन को हटा देते हैं वरना ज्यादा स्ट्रेस नहीं आ पाएगा। स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया 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 किया, क्या हुआ, जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो ये वापस ओरिजिनल शेप में आ गई। मतलब क्या था कि जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं उसने रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट किया होगा इन ऑर्डर टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो दैट्स हाउ इट्स रिगेन। लेकिन क्या हर बार कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करने पर वापस ही अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी जब वापस उसे हटा लेंगे उसी फोर्स को? तो वही हम चेक करना चाहते हैं कि जितना स्ट्रेस अप्लाई किया उतना स्ट्रेन। ठीक है, तो जितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं उतना स्ट्रेन आ रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होना चाहिए। सही ना? जितना मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं उतना स्ट्रेन आएगा, और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और ज्यादा स्ट्रेन आएगा। यानी कि स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स स्ट्रेस मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सही है ना? जितना मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा वो जो बॉडी है उतना ही डिफॉर्म होगी। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या? स्ट्रेन आना। यानी कि
स्ट्रेस मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा होना चाहिए। करेक्ट। अब अगर मैंने स्ट्रेस को कम कर दिया है तो स्ट्रेन भी क्या होना चाहिए, कम। यानी कि कम किया है तो कम भी होना चाहिए, ज्यादा किया है तो ज्यादा भी होना चाहिए। राइट। यही क्या है, हुक्स लॉ है कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन, जितना कम स्ट्रेस उतना ही कम स्ट्रेन आएगा। तो यही उनका ऑब्जर्वेशन था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या है पहला स्टेटमेंट, तीनों एक ही है स्टेटमेंट, ठीक है ना। मैंने तीन अलग अलग वे में इनको लिखा है इस तरह से ताकि आप उनको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। तीनों एक ही चीज बताएंगे, ठीक है। चलिए, एज ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स it is observed that within the limit of proportionality, it is the important point। ये जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा ना मैंने, काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस अप्लाइड टू ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टिंग स्ट्रेन। मैंने कोई भी स्ट्रेस अप्लाई किया तो कोई ना किसी तरह का स्ट्रेन आएगा, विच वी नो, ठीक है। लेकिन विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऐसा है कि सवाल ये आता है स्टूडेंट, बहुत आसान शब्दों में समझो। स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन बढ़ गया, स्ट्रेस कम किया तो स्ट्रेन कम हो गया, ये बात समझ में आती है। क्या ये हमेशा सच होगा हर एक स्ट्रेस की वैल्यू पर? नहीं। अगर मैंने स्ट्रेस बहुत ज्यादा अप्लाई किया तो ये ब्रेक हो जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा, और ये ब्रेक हो गया फाइनली। दिख रहा है आपको, फाइनली ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो फाइनली अगर ये ब्रेक हो गया है, दैट मीन्स स्ट्रेस जो है एक लिमिट से ज्यादा अप्लाई करने पर वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर सकता। उसी लिमिट को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर विद इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक इलास्टिक लिमिट है तब तक स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट कब है, जब आपने स्ट्रेस कम लगाया है, बहुत ज्यादा नहीं लगाया है। दैट्स व्हाई इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, द स्ट्रेस इन a body is directly proportional to corresponding strain। ओके, तो ये था तीन तरह के स्टेटमेंट और ये अपना हुक्स लॉ। तो राइट डाउन इट नाउ, देन स्टेटमेंट्स पर आते हैं। चलो मैं अब समझा देता हूँ, वो तो हो ही चुका। चलिए अब हम आते हैं आगे की पढ़ाई पर। इसी में पहला हमें पता चल गया कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के, ठीक है। बढ़िया। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। चलिए, ये साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ई, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ई, ठीक है। ई क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम ये है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वाह वाह, क्या नाम है, गजब है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मजा आ गया नाम सुन के, है कि नहीं। चलिए, मॉडुलस का मतलब क्या है, वो मैथमेटिक्स वाला मॉडुलस नहीं है, सिंपली इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या फिर ये कह करके नहीं, मॉडुलस नहीं कहना चाहो तो सिंपली यू कैन से सिंपली इलास्टिसिटी, तब भी चलता है, ठीक है। तो ई क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हो, या फिर सिंपली इलास्टिसिटी कहते हैं तब भी चलेगा, ठीक है। इतना लिखिए, मैं ये मिटा दे रहा हूँ। कैमरा तो चेक कर ले में चल रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो अकेले पढ़ लें, है ना। तो यही था हुक्स लॉ। हुक्स एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स, काफी मजेदार साइंटिस्ट था जिसे मैं नहीं मिल पाया वक्त रहते। चलिए, अब यहां से मैं अगर ई का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, ई आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात आती है कि इसका क्या रोल है। इसका रोल बहुत बढ़िया है, देखो। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की, ठीक है। यूनिट क्या है,
स्ट्रेस का तो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस है ये तो, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। डायमेंशन आप लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा इसका m1 l1 t-2 अपॉन l2, तो l2 ऊपर जाएगा तो ये -1। चलिए ये कहानी भी हो गई, बढ़िया। क्या पहला सवाल ये, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड करेगी? कभी नहीं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू केवल और केवल डिपेंड करती है किस पर, नेचर ऑफ द मटेरियल। जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हो रही है, उस ऑब्जेक्ट के लिए उसकी नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो सिंपल पहला लिखिए ई, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डजंट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ, पहला डजंट डिपेंड्स upon magnitude of stress and strain. It only depends on, it only depends on nature of the material, nature of the material of a body, ठीक है। जिस बॉडी की बात हो रही है उसके मटेरियल की नेचर पे ही डिपेंड करता है और किसी पर भी नहीं, ठीक है। चलिए अगला, क्या स्ट्रेस स्ट्रेन पर डिपेंड करता है? नहीं। तो सर फॉर्मूले में तो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, फॉर्मूले में स्ट्रेस और स्ट्रेन है, इट्स ओके। लेकिन ये क्या है, ये जो ई है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसकी वजह से आया, ड्यू टू साइन ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार इस तरह के फॉर्मूले में डिपेंड करे सामने वाले वैल्यू पर, क्यों, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बट डेंसिटी डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑन वॉल्यूम, ठीक है, मटेरियल पे, ठीक है। ये वैसा ही कुछ है, तो सिंपल याद रखना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डजंट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। सीटी और नीट बेस पर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला, E डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, E डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कैसे डिपेंड करता है अभी हम लास्ट में देखेंगे लेक्चर के, आज ही। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, चलिए बढ़िया, इतना लिखे, चलो ओके आगे बढ़े। चलिए मिटा दे रहा हूं ना, तो ये दो छोटे से पॉइंट थे। अब अगला स्टूडेंट, एज वी नो ये हुक्स लॉ में चल रहे हैं ना, उसी में चलने दीजिए। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो बताओ ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का? ये तो सर आसान है, तो हम बना देते आंख बंद करके। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। चलो बढ़िया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या देगा? ओके लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप। स्लोप मतलब क्या है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई पर क्या है, स्ट्रेस है, बहुत बढ़िया। एक्स पर क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या कहते हैं, ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज ऑलवेज प्रोवाइड अस द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, सो व्हिच इज इक्वल टू, ठीक है। एंड इफ एंगल इज थीटा, तो स्लोप को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, है ना। तो इन फाइनल कंक्लूजन पार्ट, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एंड इज इक्वल टू ई, ओके। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, ओके लिख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। आज काफी मजा आएगा क्योंकि हम बहुत से प्रैक्टिकल फिनोमेना इसमें डिस्कस करेंगे आज इसी पॉइंट पर, ठीक है ना। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हम लेंगे अगले लेक्चर में, प्रॉब्लम्स भी लेंगे इस पर। ओडिशा जेडब्ल्यू में पूछा गया था एक क्वेश्चन इसी पर, तो इफ यू कैन ट्राई यू विल डू इट, ओके। एक ही लाइन का आंसर है बच्चों, केवल ग्राफ समझ में आना चाहिए। ओके अगला यह है,
अब स्ट्रेस और स्ट्रेन, अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कौन सा नहीं पता यहाँ पर, सही है ना। लेकिन स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द स्ट्रेस एंड देयर रिजल्टिंग स्ट्रेन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ 3 types of stress and their resulting strain and the resulting strain, we have 3 types of modulus of elasticity. 3 types of modulus of elasticity, ठीक है ना। कौन कौन से? देखिए, पहले एक बार हम पढ़ते हैं कि हाँ इन शॉर्ट ओवरव्यू क्या है, ठीक है, उसके बाद डिटेल में चलेंगे। पहला टाइप जो है, इसी का टाइप लिख रहा हूँ। पहला क्या होता है? पहला टाइप होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, जवान लोगों का जो मॉडुलस है वो क्या है? यंग्स मॉडुलस है। बहुत बढ़िया। शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड थर्ड बल्क मॉडुलस। थर्ड क्या है? बल्क मॉडुलस। ओके, चलिए अब यंग मॉडुलस कब आएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब आएगी, बल्क मॉडुलस कब आएगा, दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। चलिए, अगर जो स्ट्रेस आपने लिया है वो कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखो, आसान भाषा में समझते हैं। पहला सिंबल इसका यंग्स मॉडुलस का सिंबल होता है ये वाई। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का होता है सिंबल क्या भाई? ईटा होता है क्या? वाई बी एन, यही होना चाहिए। चलिए, एंड बल्क मॉडुलस भी सिंबल देख लेते हैं। मुझे शेयरिंग स्ट्रेस का याद रह गया है सिंबल, सही है, यही है वाई बी ईटा, ठीक है। चलिए, अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो ये जो तीनों है मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये तीनों भी क्या होंगे? स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो में ही डिफाइन होंगे, ठीक है। ये जो डिफाइन होगा बच्चों, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपने स्ट्रेस की बात की कौन सी? शेयरिंग स्ट्रेस, तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये केवल था जिस तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, in the same manner all the modulus of elasticity, that means Young's modulus, modulus of rigidity, bulk modulus will also be having the form of the ratio stress to the strain। लेकिन स्ट्रेस कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल होगा और स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडनल, सेम टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो उसे कहेंगे यंग्स मॉडुलस, शेयरिंग वाला है तो क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और बल्क मॉडुलस है तो बी। अब इसको वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने एक ओवरव्यू बताया कि हाँ ऐसी ऐसी इसमें रेशियो रहेंगे, सिंपल है, केवल रेशियो होता है, ठीक है। हाँ अगेन इट्स ए डायमेंशन, यूनिटलेस होगा ये, और यूनिटलेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, वही होगा जो इसका यूनिट था, है ना। जो यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है वही यूनिट वाई बी और ईटा का होगा, और जो डायमेंशन ई का है वही डायमेंशन इन तीनों का होगा। यू कैन क्रॉस चेक, ओके। So write down first Young's modulus, students.
मिटा देता हूँ, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो 3 टाइप के स्ट्रेस थे, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस 3 तरह के स्ट्रेन थे, कौन कौन से? 3 तरह के स्ट्रेन थे आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ठीक उसी तरह से 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अपने पास आई है। कौन कौन सी 3 तरह की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपने पास आई है वो है कौन कौन सी? वो है, पहला पहला बताओ जल्दी से। पहला था आपका कौन सा है? पहला है आपका वाई यानी कि यंग्स मॉडुलस, दूसरा है कौन सा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा है बी यानी कि बल्क मॉडुलस। ठीक है, चलिए तो हुक्स लॉ का यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। इंट्रोडक्शन क्या, काफी डिटेल में पढ़ लिया हमने। तो पहला हेडिंग लगाओ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस। ओके, यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला है इसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आती है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो तो हमने देखा था कि इट्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लेंथ, यानी कि वन डायमेंशन के अलोंग एक्ट करता है। चलो तो मैंने एक मेटेलिक रोड लिया स्टूडेंट्स, क्या ले लिया? मेटेलिक रोड ले लिया। यहां भी फोर्स F लगाया है, यहां भी फोर्स F ही लगाया है। ठीक है, फोर्स F लगाने की वजह से इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आया है, और पहले इसका लेंथ L था। ठीक है, अब इसका ये लीजिए, फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए। इनिशियली एक मेटेलिक रोड है जिसका लेंथ L है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया F, इसके ऊपर भी फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगाया, दोनों तरफ फोर्स लगाया है, मतलब कुछ क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा, कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, खींचाव आएगा, तनाव आएगा, है ना। तो इधर फोर्स F लगाया है, तो मान लेते हैं कि ये डेल्टा L नीचे आया होगा। कितना नीचे आया होगा? डेल्टा L, बस माना है। चलिए कोई नई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं एक बार पहले भी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या आ जाएगा यहाँ पर, कि वापस एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, जो कि कहाँ लग रहा होगा? ए क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा होगा। ठीक है, तो सिग्मा यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये आ जाएगा आपका कितना? F अपॉन ए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हो, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू F बाई ए। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको आप क्या कहेंगे, सिंबल ई था इसका, इसका सिंबल सिग्मा था, F बाई ए। और ये सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू F बाई ए, बढ़िया, और ये डेल्टा L बाई एल। ठीक, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, चलो y क्या है, यंग्स मॉडुलस है, F क्या है जो फोर्स आपने लगाया, L क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, L क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा L क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि जो भी चेंज इन लेंथ है। ठीक है, सिंपली क्या देंगे, चेंज इन लेंथ। तो y है बच्चों यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना, L ओरिजिनल लेंथ है, ये हम पढ़ चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हम डेल्टा L को केवल लिखते हैं, ये चेंज इन लेंथ है। ठीक है, चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ को अब यहाँ पर कैसा है, इंक्रीजिंग है ये, तो इसे इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो। ठीक ना, इंक्रीज इन लेंथ क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ। और इसी को नाम देते हैं स्टूडेंट्स एलोंगेशन, समटाइम्स इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये वर्ड ही यूज होगा, एलोंगेशन ही वर्ड यूज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर खत्म होता है आपका यंग्स मॉडुलस, बस इतनी सी बात थी, वही था, फॉर्मूला वही रहने वाला। ठीक है ना, बस उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के दिखा दिया। ठीक है ना, तो यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है, लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है, तो ये बात आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखते हैं, कौन सा अगला है अपना, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, चलिए उसे लिखते हैं। अब उसमें क्या आ जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस आ जाएगा, बस आसान है।
इतना आसान तो कभी नहीं हुआ पहले जितना आज हुआ है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिंबल है इसका नीटा, ठीक है। चलिए, अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के कुछ और नाम भी हैं। क्या है? टॉर्शनल मॉडुलस। क्या है? टॉर्शनल मॉडुलस, और लिख लेना। या फिर इसे कहा जाता है शेयरिंग मॉडुलस। क्या कहा जाता है? शेयरिंग मॉडुलस या फिर ओनली शेयर मॉडुलस, ठीक है ना। तो नाम से कंफ्यूज करने के लिए कई बार डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करेगा। ओके, तो ये हो गया शेयर मॉडुलस। ओके, चलिए, तो तीन तरह के नाम हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। अब शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने कहाँ डिफाइन किया था? याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था। कौन सा? ये ऐसा एक क्यूब लिया था, ठीक है, एक क्यूब लिया था। अब इधर फोर्स अप्लाई किया था, याद आ रहा है? ठीक से बना देते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है। ओके, शेयरिंग स्ट्रेस के केस में जो फोर्स था विच इज अप्लाइड टेंजेंशियली, ठीक है, किसी फेस पर, या तो इस फेस या इस फेस पर, ठीक। अब उसकी वजह से क्या होगा? थोड़ा सा ये डिफॉर्म होगा, तो मान लिया ये ऐसे डिफॉर्म हो गया, ठीक है, ये ऐसे बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ गया, ठीक है। ये फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं क्योंकि समय की कोई कमी नहीं है अपने पास, ठीक है। ये कितना डिफॉर्म हुआ? मान लो डेल्टा एक्स है, तो ये भी कितना होगा बच्चों? डेल्टा एक्स ही होगा। ये लेंथ कितना मान लिया? एल है, ये वाली लेंथ। कौन सी? ये वाली लेंथ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? यहां से आता था ई स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या आता था? डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन ये होता है, जिस एरिया पे ये लग रहा है फोर्स, उसके लिए शेयरिंग स्ट्रेस क्या आ जाएगा? एफ बाई ए। तो शेयरिंग स्ट्रेस है एफ बाई ए, ठीक है। तो अब बताओ नीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है। और वहां पर हमने थीटा डिफाइन किया था ऐसा कि ये ऐसा है, ये ऐसा, ये थीटा मान लो, और ये डेल्टा एक्स था, तो ये एल था। तो वहां पर हमने एक और भी ये रिजल्ट डिराइव किया था, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एल कैन आल्सो बी डिराइव्ड और रिटन एज ए थीटा। यू कैन आल्सो राइट हियर थीटा। सो एफ बाई ए थीटा, ठीक है। सो राइट डाउन इट। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलिए, लास्ट। अरे सर, मजा आ गया, लास्ट पर पहुंच गए। अब तो जो लेक्चर खत्म होगा नहीं, अभी तो लेक्चर की शुरुआत हुई है। तो तीसरा है स्टूडेंट्स बल्क मॉडुलस, है ना। तो बल्क मॉडुलस में क्या है कि सिंबल इज बी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में कनेक्टिविटी रखता है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो कैसे कनेक्टिविटी रखता है, कैसे ये चीजों को कन्वर्ट करेगा अदर चीजों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, विल डिस्कस। ओके, अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला सीधा सा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? विद इन इलास्टिक लिमिट। तीनों जो हमने बताया ना, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, तीनों कब डिफाइन है? व्हेन वी आर कंसिडरिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हर एक फॉर्मूले के साथ यू कैन राइट विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि ये हुक्स लॉ की एप्लीकेशन है, और हुक्स लॉ खुद कहता है कि जब तक इलास्टिक लिमिट है तभी चीजें वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले कब तक वैलिड थे? विद इन इलास्टिक लिमिट। तीनों में लिख लेना, मैंने यहाँ लिखा दिया। अब किसी लिक्विड में अगर सॉलिड बॉडी को क्या कर दिया है? इमर्स्ड करवा दिया है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? लिक्विड प्रेशर लगेगा। मान लिया प्रेशर पी लग रहा है, और प्रेशर पी की वजह से फोर्स लगेगा इसके ऊपर, है ना। देयर विल बी अ फोर्स ऑन सॉलिड बॉडी। ये सॉलिड बॉडी है, ये लिक्विड है, ठीक है ना।
तो फोर्स अपॉन एरिया ड्यू टू प्रेशर, सो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया आएगा, एंड स्ट्रेन क्या आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि पहले अगर इसका वॉल्यूम वी था तो प्रेशर लगने की वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ होगा तो यहाँ पर माइनस आया था। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना। चलिए, और फोर्स अपॉन एरिया को ही क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। चलिए, तो ये प्रेशर, तो प्रेशर ही लिखेंगे वहां पर फॉर्मूले के अंदर। चलिए, नाउ बल्क मॉडुलस स्ट्रेस क्या हो गया, एफ अपॉन ए, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का डेल्टा वी बाई वी। चलिए, अब एफ अपॉन ए, यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, क्योंकि जो फोर्स है दैट वन इज ड्यू टू द प्रेशर, सो फोर्स अपॉन एरिया कैन बी रिटन एज प्रेशर। ठीक है, एंड हियर इट इज माइनस डेल्टा वी बाई वी। एफ बाई ए कैन बी रिटन एज प्रेशर माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो पी क्या है, पी है प्रेशर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि फाइनल फॉर्मूला जो इसका याद रखना वो तो ये माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, एज ए इंट्रोडक्शन। अब क्या हो, मैंने कहा था अगर इसका अंदर का भी कुछ प्रेशर अगर है देन वी विल डिफाइन pressure difference. So in terms of pressure difference, in terms of pressure difference, what we have B is equal to, instead of P we will write delta P। क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर डिफरेंस डिफाइन कर दिया आप। ठीक है ना, यानी कि सिंपल है, अगर प्रेशर डिफरेंस की बात हो रही है तो आप सिंपली यू कैन राइट डेल्टा P, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे लिख दे रहे हैं, मिटा देंगे, मिटा देते हैं। चलो अगला, इसी में डेल्टा वाले जो टर्म है उनको मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ डेल्टा P and delta V tends to 0, it can also be written as dP अपॉन माइनस dV अपॉन V। तो dP यानी कि चेंज इन प्रेशर, dP वो dP नहीं है आपकी व्हाट्सएप वाली। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस के V dP अपॉन dV। ठीक है, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था लेकिन फिर भी हम बल्क मॉडुलस को क्या रखना चाहते हैं, पॉजिटिव। तो माइनस साइन indicates that the bulk modulus is positive। ठीक है ना, bulk modulus value of the bulk modulus will be positive। लिखवा चुके हैं, उसका रीजन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई तीनों चीजें, बल्क मॉडुलस, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करते हैं, तीनों का थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। y आ गया क्या, f अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल। नीटा आ गया क्या, f बाई ए डेल्टा x अपॉन एल, या फिर f बाई ए अपॉन थीटा। ठीक है, और बल्क मॉडुलस आ गया क्या, माइनस के डेल्टा पी अपॉन डेल वी अपॉन वी। अभी अब ये है कि इन तीनों के लिए हम चर्चा करेंगे कि ये केवल एग्जिस्ट करता है किसमें, सॉलिड के लिए, ये भी एग्जिस्ट करता है किसके लिए, केवल सॉलिड के लिए, बट ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में डिफाइन है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक लेक्चर नंबर 1 या 2 में प्रॉपर्टी लिखा है क्या, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ द मैटर, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, and viscosity is defined for fluid, that is the liquid and gas, and the surface tension is only defined for the liquid, because concept of the free surface is not valid in the gaseous case। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब चर्चा ये करनी है कि ये सॉलिड सॉलिड है तो ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही आसान है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या कहता है कि इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लेंथ, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लेंथ। तो it is not possible to apply the force along the one dimension in case of a gas and the liquid, that's why we don't have the concept of the Young's modulus in liquid and gas। ठीक है, लिख दे रहा हूं,
is it is not possible to apply the force along the length in case of liquid and gas. Say na, as it's not possible to apply the force along the length in case of liquid and gases, that's why Young's modulus is not defined for लिक्विड, ये लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। ये एल एंड जी लिखा है, डेट मीन्स लिक्विड एंड गैस दिख जाता है ना, हाँ दिख जाएगा एल एंड जी। ओके चलिए, अब क्या है स्टूडेंट्स, तो इसकी बात समझ आती है, क्योंकि हमने लेंथ की बात क्यों की, क्योंकि यंग्स मॉडुलस डिफाइन ही तब होता है जब आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करते हैं और वो एक्ट करता है अलोंग द लेंथ, अलोंग द वन डायमेंशन। तो लिक्विड और गैस में हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड और गैस में क्या है, आप एक डायमेंशन में चेंज नहीं कर सकते, उसकी हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। शेयरिंग स्ट्रेस ये भी क्या है, केवल सॉलिड में डिफाइन है, क्योंकि शेयरिंग क्या कहता है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेगा। अगेन उसमें भी वही रीजन है, क्योंकि उसमें भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लिक्विड और गैस में किसी एक लेयर को उसको क्या कर दें, खिसका सकें, टेंजेंटली फोर्स अप्लाई कर सकें। जबकि बल्क मॉडुलस, यस इट इज वैलिड फॉर ऑल द स्टेट ऑफ द मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें वैलिड है किसमें नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स के लिए। चलिए अगला हम पढ़ते हैं यहीं से, ये लिख लीजिए, मिटा दे रहा हूं इसके बाद। सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। अब अगला स्टूडेंट ये आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, वन बाय वन पॉइंट बना के लिखते जाइएगा, ठीक है। अगला ये है कि ओके अगला हम ये पढ़ेंगे पहले, पॉइजन रेशियो, है ना। अब हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का सिंबल होता है सिग्मा। जी हाँ, सिग्मा। क्या है सिग्मा, सिग्मा ये है कि, अच्छा उससे पहले एक चीज ये लिख लेना कि बल्क मॉडुलस में, जहां हमने बल्क मॉडुलस पढ़ा है ना, छोटा सा पॉइंट है अभी याद आया, बल्क मॉडुलस बी था, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस is known as compressibility। क्या कहते हैं इसे, compressibility, जिसका सिंबल होता है कैपिटल के। ये केवल न्यूमेरिकल पर्पस में काम आएगा कि ये फाइंड आउट करना, वो फाइंड आउट करना है, तो इसका केवल रोल इतना ही है, ज़्यादा डिटेल में अपने पढ़ना भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं उतना, केवल डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो ये वहां लिख लेना। अब इस पर आ जाओ हेडिंग लगा करके, पॉइजन रेशियो, ठीक है, लिख चुके। चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइजन रेशियो क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कुछ नई बात नहीं कहता है, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसी की बात करता है फिर से। क्या कि जैसे एक मेटल वायर लिया मैंने, तो ये मेटल वायर जिसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ एल है। सो इफ वी अप्लाई a tensile stress or a tensile force along the length on a metallic rod, then there will be increase in length, ठीक है। if we apply a tensile force along the length of a metallic rod, then there will be increase in length, ठीक है। हाँ सर ये तो सही कहा आपने
कि थोड़ा सा फोर्स लगा दो तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो जितना फोर्स इधर लगाया है उतना ही फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ तो ये थोड़ा सा ये नीचे आया होगा, ठीक है। तो ये डेल्टा एल नीचे आया होगा, कितना नीचे, डेल्टा एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, सही है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है जो हम पढ़ चुके। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आपने इसे नीचे ऐसे खींचा, जब आपने इस मेटल वायर को ऐसे नीचे खींचा तो ये वाली जो थिकनेस है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या समझ में आया? जी हाँ, समझ में आना चाहिए। देखिए ऐसा है, कहाँ गया भाई ये, चलिए देखिए क्या है कि अगर यहाँ फोर्स अप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, उतनी ही ये थिकनेस कम हुई। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया उतनी थिकनेस कम हुई, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, कैसे फोर्स अप्लाई करता हूँ, ऐसे फोर्स अप्लाई किया मैंने ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसे खींचा, ऐसे नीचे नीचे की तरफ खींचने लगा, खींचने लगा तो क्या होगा, खींचने लगा तो ये होगा कि सर इसकी जो थिकनेस है वो भी तो कम होगी, ये तो लेंथ बढ़ रही है, ये लेंथ तो बढ़ ही रही है, ये जो थिकनेस है वो भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि डायमीटर क्या होगा इसका, कम होगा। ये आपको फील हुआ कि नहीं? जी हाँ फील हुआ है, मुझे तो हुआ है कि नहीं। चलिए, तो इसका कुछ थिकनेस कम भी होगा, है ना। तो कुछ कम होगा तो मैं ऐसा दिखा देता हूँ कि हो सकता है इतना छोटा होगा, थोड़ा सा कम हो गया ये थिकनेस, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक। अब क्या होगा, पहले अगर इसकी जो थिकनेस थी मान लेते हैं डी, यानी कि डायमीटर क्या था पहले, डी था ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, इतना कम हो गया, जितना कम इधर हुआ है उतना ही कम इधर होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो कम हुआ है वो कितना है, डेल्टा डी, यानी कि चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर। अब चेंज इन डायमीटर कहूं या फिर डिक्रीज इन डायमीटर या फिर इंक्रीज इन डायमीटर, डिक्रीज कहना चाहिए क्योंकि पहले इतना डायमीटर था, अब इतना तो कम हो गया ना, यानी कि क्या हो गया, डिक्रीज इन डायमीटर। ठीक है, कितना डिक्रीज होगा, जितनी ये लेंथ इंक्रीज होगी उतना ही ये डिक्रीज होगा, सही है। जितनी ही ये लेंथ इंक्रीज होगी उतना ही ये डिक्रीज होगा, ठीक है ना, मतलब उसी के रेशियो में मेंटेन होगा, ठीक है। हालांकि डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा लेकिन रेशियो विल मेंटेन, ओके। सो ये जो लेंथ है बच्चों, जैसे हमने कहा है चेंज इन डायमीटर, इस लेंथ को कहते हैं ट्रांसवर्स लेंथ। क्या कहते हैं, क्या है ये, ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांसवर्स लेंथ, ठीक है। चलिए, अब क्या कहना चाहते हैं, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, चेंज इन डायमीटर या डिक्रीज इन डायमीटर या फिर चेंज इन ट्रांसवर्स लेंथ, ठीक है। या फिर क्या कहेंगे, और चेंज इन, चेंज इन ट्रांसवर्स लेंथ। यहां तक बात समझ में आई, बढ़िया। अब क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा था कि जितना ये लेंथ बढ़ेगा उतना ही ये कम भी होगा। तो जितना स्ट्रेंथ नीचे, यानी कि जितना स्ट्रेंथ लेंथ के अलोंग आया है उतना ही स्ट्रेंथ इधर कम होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये सिंपल है कि ये जितना लंबा इधर बढ़ा होगा उतना ये कम हुआ होगा, यानी कि ये ऐसा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन ट्रांसवर्स लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन, फ्रैक्शनल चेंज इन ट्रांसवर्स लेंथ is directly proportional to fractional change in
लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ मतलब अलोंग द लेंथ, और ट्रांसवर्स यानी ट्रांसफर मतलब क्या हो गया, लेंथ के परपेंडिकुलर जिसकी बात हो रही, अलोंग द लेंथ के जो परपेंडिकुलर, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। चेंज कितना हुआ अपॉन ओरिजिनल, यही फ्रैक्शनल चेंज होता है। तो ट्रांसवर्स लेंथ ओरिजिनल कितनी थी, डी थी, और चेंज कितना हुआ, डी, डेल्टा डी। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल का, ओरिजिनल कितना था, डेल्टा एल, ठीक है, यहाँ तक ठीक। सो डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू, साइन आया, कांस्टेंट आएगा अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो, और वो साइन ही क्या है, सिग्मा है, और इस सिग्मा को ही क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो। जहर है ये, जहर नाम से ही जहर है, लेकिन वास्तव में जहर नहीं है। तो सिग्मा इज द पॉइजन रेशियो स्टूडेंट, ठीक है, अगेन विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी। चलिए, तो यहां से सिग्मा क्या आ जाएगा, ये मिटा दे रहा हूं, उम्मीद है लिख चुके होंगे। यानी कि कुछ स्टार्टिंग में ही हमने छुपा दिया था, अभी बात करेंगे क्या छुपा दिया था। सिग्मा यहां से निकालते हैं पहले, सिग्मा इज इक्वल टू वो डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अब ये चेंज जो था, चेंज इन डायमीटर यानी कि चेंज इन ट्रांसवर्स लेंथ, वो कैसा था, डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, और कम हो रहा था इसलिए यहाँ पर ये खुद कैसा आएगा, कम हो रहा था इसलिए खुद आएगा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन मुझे आंसर नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए मैं बाहर पहले से नेगेटिव लगा दे रहा हूँ, ठीक है, बाहर पहले से ही नेगेटिव लगा दे रहा हूँ। तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो माइनस साइन फिर से क्या करेगा, इट विल मेक श्योर दैट दिस सिग्मा विल बी पॉजिटिव, ठीक है, सिग्मा विल बी पॉजिटिव। चलिए, नाउ सिग्मा डजंट डिपेंड्स अपॉन दी, सिग्मा क्या डिपेंड करता है, मेटल प्रॉपर्टी पर, जिस पर डिपेंड करता है उसी की बात करते हैं। चलिए, अब अगला स्टूडेंट ये आता है कि जो डेल्टा डी अपॉन डी है, इसको एक नाम दिया गया है लेटरल स्ट्रेन। क्या दिया गया है, लेटरल स्ट्रेन, और ये आपको काफी कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने इतना डिटेल में लिया है इसे, वो भी लास्ट में लिया है ना आज के लेक्चर में। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन, ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब यहां से एक जो सबको डाउट आता है, लेट मी मेक इट क्लियर, क्या है कि हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप पढ़े थे, वाई, बी और ईटा। इन सब में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही आ रहा था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। सब में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, इसमें हाँ जो भी जिसमें आ रहा था, कुल मिला के स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो था, ठीक है ना, रेशियो ऑफ द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही था। अब कौन सा स्ट्रेन या कौन सा स्ट्रेस था वो हम जानते हैं, लेकिन क्या पॉइजन रेशियो भी एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप है, नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि इट्स a रेशियो ऑफ द टू स्ट्रेन, इट्स a रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सो इट्स नॉट ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना, चमका कर लिखिए इसे, इट्स नॉट ए मॉडुलस ऑफ, इट्स नॉट ए टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। चलो, मजा आ गया भाई, है कि नहीं। चलो, ये भी हो गया। अब क्या करें, अब ये करते हैं कि कुछ तूफानी किया जाए। तूफानी क्या करेंगे, तूफानी करने के लिए अपने पास कुछ पॉइंट है। चलिए, अब जो सिग्मा का वैल्यू है स्टूडेंट्स, उसका थ्योरेटिकल एक पॉइंट है कि सिग्मा थ्योरेटिकली सिग्मा लाइज बिटवीन 0 and -1/2, -1 and 1/2,
ठीक है, ये थियोरेटिकली है। लेकिन हमने देखा था कि सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, माइनस का डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा एल बाई एल। माइनस क्यों लाते हैं, ताकि आंसर ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव आए, यानी कि प्रैक्टिकली कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। बट प्रैक्टिकली सिग्मा लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.4। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी। खास बात क्या है, खास बात ये है कि सिग्मा दैट इज दी, सिग्मा से कंफ्यूज मत करना भाई कि सिग्मा स्ट्रेस के लिए भी लिखा था तो था, इसमें क्या कर सकते हैं ना, जोर नहीं इस पर किसी का। Poisson ratio sigma is equal to 0.5 for perfectly elastic body, for perfectly elastic body। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देता हूँ स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये पढ़ाया था कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एक एग्जांपल दिया था कि हाँ, मोर और लेस यू कैन एज्यूम इट टू बी परफेक्टली इलास्टिक। कौन सा था वो, क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक है, सवाल अगर ये पूछ ले कि बताओ क्वार्ट्ज फाइबर के लिए पॉइजन रेशियो क्या होता है, अब ये सोचेंगे आप कि हाँ, ये तो वैल्यू याद रखने लायक थी नहीं, लेकिन यहाँ ये याद रखने लायक थी क्योंकि बहुत स्पेशल केस है स्टूडेंट। और परफेक्टली इलास्टिक, एक ही तो एक बॉडी है जो परफेक्टली इलास्टिक तरह बिहेव करता है, वो भी अप्रोक्स करता है, परफेक्टली नहीं, ठीक ना, लेकिन फिर भी हम मानते हैं। तो क्वार्ट्ज फाइबर के लिए यू कैन कंसिडर सिग्मा एज ए 0.5, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट नोट हैं, वो लिखेंगे। दैट इज द लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक समझो अपना वो आज का, ठीक है ना। अगले लेक्चर में 10-15 न्यूमेरिकल लेंगे। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स इसलिए है क्योंकि अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन बना नीट और सीटी वालों के लिए तो यहीं से बनेगा, ठीक है, और ये पॉइंट काम भी आएंगे आपकी काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहली बात जो आपको दिमाग में फिट कर लेनी है, जब भी मैं बात करूंगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्री पीपल। कौन कौन से, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड नीटा, ठीक है। और सिग्मा क्या नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, बहुत बढ़िया, सही है ना। डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होगी, या उससे पहले ये लिख सकते हो ई टोटली डिपेंड ऑन द मटेरियल नेचर, ई डिपेंड्स ऑन मटेरियल नेचर, ठीक है। ई डिपेंड्स अपॉन मटेरियल नेचर, नॉट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बढ़िया। दूसरा दूसरा हमने ये था कि अगर मटेरियल पे ही डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बॉडी जो है उनके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, यस। सो ई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अगला, ई डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल नेचर, ई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, बहुत बढ़िया हो गया ये तो काम। चलिए अगला क्या है कि अगला ये हो जाएगा कि जिसके लिए ई का वैल्यू ज्यादा, मोर द वैल्यू ऑफ ई, मोर द वैल्यू ऑफ ई, मोर इलास्टिक इज मटेरियल, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। तो ये 3 पॉइंट हुए। चलिए अगला, अगला हम देखते हैं इसमें, अगला बहुत बढ़िया है कि y जो है बच्चों क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या आता था, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। और चलो थोड़ा यहाँ बता देते हैं, सही रहेगा। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस सिग्मा अपॉन डेल्टा एल बाई एल, तो मल्टीप्लाइड बाई एल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन डायरेक्ट थीटा लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आप समझ जाना मैं कैसे क्यों लिख रहा हूँ, एंड
सिग्मा अपॉन वी डेल्टा वी, ठीक है। फॉर ए कांस्टेंट स्ट्रेस, फॉर ए कांस्टेंट स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस लिखो या प्रेशर, इट्स ओके, ओके। स्ट्रेस अगर कांस्टेंट है तो आई कैन राइट कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो एल ही रहना है, उसमें कोई डिपेंडेंसी वाली बात ही नहीं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v, ठीक है। यानी कि फॉर ए कांस्टेंट स्ट्रेस y, नीटा और b इस तरह से अपने जो स्ट्रेन वाली जो वैल्यू है उनके साथ इस तरह से रिलेटेड है। इफ फॉर ए कांस्टेंट स्ट्रेस the change in shape or size, the change in shape or size is small, मतलब आपने जो चेंज किया वो बहुत कम है ना, मतलब डेल्टा एल क्या है, बहुत छोटा है, थीटा भी क्या है, छोटा है, डेल्टा वी भी क्या है, कम है। देन क्या होगा, ये अगर कम है, ये अगर कम है, ये अगर कम है, ये कम है तो ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, यानी कि फॉर ए कांस्टेंट स्ट्रेस द चेंज इन शेप और साइज, the change in shape or size is small if for a constant stress, if the change in shape or size is small then elasticity is greater, है ना, then elasticity is greater। ये लिखिए, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसा एक पॉइंट मैंने बता दिया था पहले आपको कि जो यंग्स मॉडुलस है इट्स ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड, तो पॉइंट नंबर 4 तो हो गया, 5 लिखते हैं, बस कुछ ही पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 इसे बना लो, इट्स वैलिड फॉर सॉलिड, इट्स वैलिड फॉर सॉलिड एंड हियर इट इज सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड में टेंडेंसी ज्यादा होती है वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम, क्योंकि वो तो वापस एक बार डिफॉर्म कर दिया गैस को वापस आ पाए बहुत ही कम चांस है। तो इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड ग्रेटर देन गैसेस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, ठीक है ना, जेई वालों के लिए। गैसेस हैव टू बल्क मॉडुलस, गैसेस हैव टू बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं भाई, रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी के, ठीक है। चलो, तो बल्क मॉडुलस दो तरह के होते हैं गैसेस के केस में, हमने तो एक ही तरह का पढ़ा है इन जनरल, इसमें दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, दूसरा होता है अडायाबैटिक या एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, इसका सिंबल होता है बच्चों ई थीटा और इसका सिंबल होता है ई फाई, ठीक है। हम अपना जो टारगेट है वो ये कि ई फाई अपॉन ई थीटा हम निकालना चाहेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड एक पॉइंट, इट हैज बीन फाउंड, इट हैज फाउंड, it has found that for a given pressure, for a given pressure P, for a given pressure यानी P आपको प्रेशर गिवन है, तब प्रेशर और ई थीटा के बीच में एक रिलेशन है और ई फाई और प्रेशर के बीच में भी एक रिलेशन है। क्या है कि ई थीटा इज इक्वल टू प्रेशर एंड ई फाई इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, gamma multiplied by pressure, where gamma is equal to what, Cp upon Cv, Cp upon Cv जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, ठीक है, दिख रहा ना भी वहां पर, दिख जाएगा यकीन है। चलिए
सो ई फाई अपॉन ई थीटा इज इक्वल टू ई फाई क्या हो गया, गामा सी पी अपॉन सी वी, ठीक है, सॉरी ई फाई का वैल्यू क्या है, गामा पी, और ये क्या है, पी है, पी से पी कट गया, क्या आ जाएगा, गामा, एंड वी नो गामा इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही आता है, तो अगर गामा ग्रेटर देन 1 है तो ई फाई अपॉन ई थीटा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, सही है। सो ई फाई इज ग्रेटर देन ई थीटा, यानी कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, लिख लेना, स्टेटमेंट लिखना, क्या लिखोगे, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, लिखिए, आगे बढ़ते हैं, बस 2 पॉइंट हो रहे हैं छोटे से, आगे बढ़े, चलिए, लेक्चर लंबा हो गया मेरे ख्याल से, बस 2-3 मिनट और लगेंगे, चलिए, पॉइंट नंबर 7 या 8 जो भी होगा, y, b and eta are decreases as we increase temperature, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटॉमिक जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और जब मैं फोर्स वापस हटाऊंगा तो उनका ओरिजिनल शेप में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, चलिए, और एक खास बात, जब तक कहा ना जाए, usually this temperature dependency is not taken into account, this temperature dependency is not taken into account unless it is specified, ठीक है, unless specified, जब तक कहा ना जाए तब तक आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, ओके, चलिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट या सेकंड लास्ट कर देते हैं, ये रहा कि एक रिलेशन होता है y, b, ईटा और सिग्मा, सिग्मा क्या है, पॉइजन रेशियो, ठीक है, ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा और एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा, क्या है, y इक्वल टू 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, ऐसा एक रिलेशन होता है, सिग्मा यहाँ पॉइजन रेशियो है, एक और होता है y इक्वल टू 2 ईटा ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, सो हियर इट इज द रिलेशन, 2 रिलेशन ही काम के अपने लिए, तीसरा जानना ही नहीं है, चलिए, और लास्ट अब आते हैं, लास्ट ये है स्टूडेंट, 5 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल हैं, मटेरियल हैं आपके पास ग्लास, रबर है, ग्लास है, कॉपर है, स्टील है, एंड आइवरी, आइवरी मतलब जो हाथी के जो दांत होते हैं ना, हाथी दांत जिसे कहते हैं, वो है आइवरी, ठीक है, IVORY, ठीक है, तो 5 आइडेंटिकल बॉल ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, then after collision they will rise, ball will rise up to different height, balls will rise up to different height, लेकिन हमें बताना है कि ज्यादा हाइट पर कौन जाएगा, कम हाइट पर कौन जाएगा, ठीक है, ये लास्ट अपना आज का, ये कर लिया तो लेक्चर आज का समझ में आ गया आपको, समझ भी लिया तब भी काफी है ना, होता ही है स्टूडेंट कि मेरे पास 5 अलग अलग मटेरियल की बॉल्स हैं, सब आइडेंटिकल है, दैट मीन्स व्हाट, कि पहली है आइवरी,
दूसरी है स्टील, कॉपर, ग्लास, रबर। सबका रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियस सेम है, साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है ना, केवल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से ही बनी है, यही एक डिफरेंस है, ठीक है। अरे लिख जाओ भाई, ठीक है, आइडेंटिकल, सेम मास है सबका, ठीक है, सेम डेंसिटी भी, मास सेम रहेगा, डेंसिटी अलग अलग रहेगा, जो भी रहेगा अलग अलग मटेरियल का, ठीक है। तो आइडेंटिकल है कुल मिलाकर के। जो जो मटेरियल मैंने लिख दिए, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, ठीक है। These 5 balls are dropped from same height। मान लो सभी 5 बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया एक साथ, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 नीचे जमीन से टकराएगी और टकरा करके वापस कुछ हाइट पर आएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं रबर की बॉल कुछ ज़्यादा हाइट पर आती होगी, जो कांच या ग्लास की जो बॉल होगी सेम साइज या सेम डायमेंशन की, वो उससे या तो कम हाइट पर होगी या उससे ज़्यादा हाइट पर होगी, ठीक ना। लेकिन सबकी हाइट डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। हमें पता करना सबसे ज़्यादा हाइट पे कौन जाएगा, सबसे कम हाइट पे कौन जाएगा, ठीक है। तो कोलिजन अगर हो रहा है स्टूडेंट, तो आफ्टर कोलिजन या बिफोर कोलिजन या फिर ड्यूरिंग द कोलिजन, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, तो वही सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, है ना, उस मटेरियल के लिए। इलास्टिक कब होगा, जब जिस मटेरियल को नीचे गिराया जा रहा है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए, है ना, यानी कि मटेरियल मस्ट बी इलास्टिक, इलास्टिक, सही है। यानी कि जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वो इलास्टिक कोलिजन करेगा, और जो इलास्टिक कोलिजन करेगा वो उतनी ही ज्यादा हाइट पे जाएगा, क्योंकि उतना ही कम एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमने देखा था स्टील का देखा था, लेक्चर नंबर 1 याद करो, स्टील का इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद कॉपर का, देन ग्लास, देन रबर, और स्टील से भी ज्यादा होता है आइवरी का। तो मैंने उसी अरेंजमेंट में ही लिखा है। तो इलास्टिसिटी फॉर आइवरी, ठीक है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ई यूज किया मैंने, ठीक है ना, इन जनरल इलास्टिसिटी, E for ivory is greater than E for steel, is greater than E copper, is greater than E glass, E rubber, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइट कौन कवर करेगा, सबसे ज्यादा हाइट कवर करेगा आइवरी, देन हाइट विल बी कवर बाय स्टील, देन हाइट कवर बाय कॉपर, देन ग्लास, देन रबर। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटली किया जाए तो बेहतर समझ में आता है, बिकॉज थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इफ यू कैन इमेजिन देन इट्स वेरी इजी कि जिसका इलास्टिक नेचर ज़्यादा है वही ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस कम से कम होगा इलास्टिक के लिए, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर सेशन। होप आपको काफ़ी मजा आया होगा इसमें, और अगला लेक्चर अपना न्यूमेरिकल्स रहेगा। तब तक मजे करते रहिए। टाटा बाय बाय।